Good morning, girls. Myself Sandeep Kumar Reddy from Ingenious Competitive Training Academy. Today we will be discussing about the MNS Part 4 concerning to the interview. Please go through my playlist where you will find up to Part 3 and the defense concerning parts also you will be given in that. So please go through whatever the interview tips playlist has been given, which will be very helpful for your examinations. So don't slacken it. So let us see exactly what we have in this initially. You may be asked, though you are going for the MNS examination interview, so you may be asked the history of MNS. Previously, I have not given this concerning to the history of MNS, that is Military Nursing Service. As we are aware that British were ruled during the time of 1870s. So there was a war which was occurred during the time of 1870s. For the British Army, they required professional nurses. So during that time they have inducted professional nurses, and after the successful their service towards the soldiers, whatever the cure and all, army nursing established in the year 1881. So post establishing this army nursing service, it has been renamed as Military Nursing Service in the year 1888 in the month of March, and they have served in the hospitals. We knew that उस टाइम पे ब्रिटिश आर्मी हॉस्पिटल्स वर जो थे उस टाइम पे, जो कि आपको याद रखने वाली चीज़ ये है कि जो भी ब्रिटिशर्स उस टाइम पे इंजूर होते थे उनको इन हॉस्पिटल्स में एडमिट किया जाता था और इनकी सुविधाएं दी जाती थी। 1896 में इंडियन आर्मी नर्सिंग सर्विसेज की स्थापना की गई और उसके बाद 1902 में हम जानते हैं उस टाइम पे क्वीन अलेक्जेंडर थी और वो पहला मेडन प्रेसिडेंट बनी इस आर्मी नर्सिंग सर्विस का। और उसके बाद 27 मार्च 1902 में क्वींस अलेक्जेंडर जो है इंपीरियल नर्सिंग सर्विस, उस टाइम पे इंडिया और जो भी ब्रिटिशर्स की जो दोनों मिलने के बाद क्वीन अलेक्जेंडर इंपीरियल नर्सिंग सर्विस को स्थापना की गई और उसके बाद TINS यानी टेम्पररी इंडियन नर्सिंग सर्विस को एस्टैब्लिश किया गया है इन द मंथ ऑफ 1914। सो ये उस टाइम की एक कहानी। उसके बाद क्या हुआ, 1 अक्टूबर 1926 को परमानेंट नर्सिंग सर्विस सेटअप किया गया है। अब बात आता है उसके बाद जो नर्सिंग सर्विस फॉर इंडियन ट्रूप हॉस्पिटल कन्वर्टेड इनटू इंडियन मिलिट्री सर्विस। सो जो भी इंडियन ट्रूप हॉस्पिटल्स थे उनको इंडियन मिलिट्री सर्विसेज कन्वर्ट कर दिया गया है उस नर्सिंग सर्विसेज को, अपने जो भी सोल्जर्स थे 1927 में। 15 सितंबर 1943 में इंडियन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस हैज़ बिकम द पार्ट ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। जैसे कि जो भी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस उस टाइम पे यूज़ किया जाता है वो आर्म्ड फोर्सेस में अंदर मर्ज कर दिया गया है। ये पॉइंट आपको बताना ही है। 15 सितंबर 1943 को इंडियन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस जो है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का एक अंश बन गया। उसके बाद इंडियन मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज चेंज द नेम इनटू मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। उसके बाद क्या किया गया, इन्होंने जो भी इंडियन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस था उसका दूसरा नाम दे दिया, दैट इज़ MNS मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। 13 सितंबर 1947 अपना इंडिपेंडेंस के बाद 13 सितंबर 1947 में कर्नल DG हावर्ड ने एज ए फर्स्ट चीफ प्रिंसिपल मैट्रन ऑफ MNS इन्होंने इस ड्यूटीज़ को अजम्पशन किया है। तो ये आपको याद रखने वाली चीज़, आफ्टर द इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1947 13 सितंबर को कर्नल DG हावर्ड एज ए चीफ प्रिंसिपल मैट्रन क्या होता है, जो भी सीनियर नर्स होता है उनको हम कहते हैं मैट्रॉन। पहला चीफ प्रिंसिपल मैट्रन इन्होंने टेक ओवर किया है। जैसे कि अगला मेजर जनरल GA राम वॉज अपॉइंटेड एज मेजर जनरल इन द ईयर 1976। ये जो मेजर जनरल का जो रैंक है ये 1976 के साल में, उस साल से जो भी मेजर जनरल है GA राम, ही वॉज अपॉइंटेड ड्यूरिंग दैट टाइम। अगला देखा जाए, आर यू अवेयर ऑफ द टाइप ऑफ थिंग्स दैट नर्सेस हैव टू डू एंड द चैलेंजेस ऑफ इट, इफ़ एस आर कंफर्टेबल विद दैट, आर यू कंफर्टेबल विद दैट। सो यहाँ पे आर यू कंफर्टेबल होना चाहिए। सो आप जानते हैं जिस सर्विस के लिए आप जा रहे हो
पहले आपको पता होनी चाहिए कि आपके अंदर कितनी पेशेंस होनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं खून को देखते ही गिर जाते हैं, उनकी अपनी अपनी कमी होता है। आपको पता होना ज़रूरी है आप किस फील्ड में जाने जा रहे हो, आपके अंदर कितनी पेशेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। सो जो भी टाइप ऑफ थिंग्स दैट नर्सेस हैव टू डू, आप तो इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, उनकी कोई तुलना नहीं उनकी पेमेंट के। इतनी वैल्यूबल, सैक्रिफाइसेबल कह सकते हो, इतनी अच्छी सर्विस है जो कि लोगों का हेल्प करते हैं। डील विद द मेजरेबल पेशेंट्स अफेक्टेड विद द वुंड्स, बर्न एंड एक्सीडेंट्स। बहुत आसान है, कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, ये जो एक्सीडेंट है चाहे वो फायर बर्निंग हो, आग लगने से पूरी बॉडी जल जाता है, या कोई भी वोंड्स, कोई भी बॉडी पार्ट्स ठीक से ना काम करने की वजह उनकी अपनी अपनी बॉडी में काफ़ी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। उन वोंड्स को हील करने के लिए काफ़ी क्षमता चाहिए, काफ़ी केयर लेना पड़ता है, क्योंकि आप उनको देख ही नहीं सकते हो, इतना ज़्यादा कभी भी कुछ प्रॉब्लम होता है, डिस्चार्ज होता है अपनी बॉडी से, बहुत बदबू भी आता है, काफ़ी प्रॉब्लम होता है, उसको आप देखना बहुत ही हिम्मत वाले काम है, जो कि एक पेशेंस जिनके अंदर है वही ये काम कर सकते हैं, बिल्कुल कुछ लोग कर ही नहीं सकते हैं। जैसे कि द पेशेंट विद द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होता है, इम्बैलेंस होता है, वो चिल्लाते रहते हैं, वो गुस्सा हो जाते हैं, इवन आपको मारने की कोशिश भी करते हैं। उन लोगों से भी आपको निपटना पड़ता है, आपको संभालना पड़ता है। चिल्ड्रन विथ अबनॉर्मल बर्थ, जिनको अबनॉर्मल बर्थ होता है, जैसे कि काफ़ी डिलिकेट होता है, बच्चों को पकड़ने में भी दिक्कत होता है, प्री मैच्योर बर्थ हो जाता है किसी को, कुछ लोग स्पेशल चिल्ड्रन पैदा हो जाते हैं, उनको भी संभालना काफ़ी दिक्कत होता है। ये सब चीज़ें एक नर्स ही समझ सकती है, उनको डील कैसे करनी है। अगला जो है, शुड बी रेडी फॉर 24/7 फॉर द प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ द पेशेंट एंड ट्रीट देम विद अटमोस्ट केयर एंड ज़ील। आपको 24 घंटा चौकन्ना रहना पड़ेगा। आपको कोई भी पेशेंट है उसकी पूरी हेल्थ कंडीशन मॉनिटर करनी पड़ती है। आप अगर थोड़ा सा लापरवाही किसी की जान ले सकते हो आप, बहुत ही ज़रूरी है। आप कोई भी अगर एक इंजेक्शन देने की जगह दूसरी इंजेक्शन या कुछ भी अगर देते हो, सो आपकी डेथ ईज़िली हो जाता है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों ये मॉनिटरिंग करना, और यही काम है आपको बताना है कि ये सब हमें पता है, सो इसके लिए मैं तैयार हूँ। अगर आप ये सवाल अगर आप इस हिसाब से देंगे, आई एम aware of whatever the consequences with the psychological imbalance children as well as miserable patients which are whoever is affected with the wounds and burn and accidents, and I'll take care of them by protecting them and monitoring them for 24/7। ये आपको आंसर अगर देंगे सो आपको आसानी से आपकी पूरा नंबर बन जाएगा। इसके बाद yes I adapt myself into this field though I taken care of my ग्रैंड पेरेंट्स एट माई होम। सो आप ये कह सकते हो मैं अपनी ग्रैंड पेरेंट्स की कदर करता हूँ और उनकी सेवा करता हूँ। सो आई एम अवेयर ऑफ ऑल वट एवर द कॉन्सिक्वेंसेस, आई एम अवेयर ऑफ दिस सिचुएशन। अगला पूछा जाएगा व्हाट आर द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। अगर आपसे ये सवाल पूछते हैं, STDs कैन अफेक्ट द सेक्स पार्टनर्स, fetus, न्यूबॉर्न इन्फेंट्स। STDs आर ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज। सो अलग अलग कैटेगरीज में दिया गया है, यू कैन डायरेक्टली गो थ्रू जो भी इसमें दिया गया है। गनेरिया, सो देख लीजिए इसमें जो भी HIV, हेपेटाइटिस, हर्ब्स, सिफिलिस विथ पेन, यूरिनेशन, पेन विथ सेक्स, डिस्चार्ज फ्रॉम जेनिटल। देर आर वेरियस थिंग्स जो कि आपको याद रखने वाली चीज़, सो यू हैव टू रिमेंबर एंड आपको बताना ज़रूरी होता है what exactly the sexually transmitted diseases are there. Next we have glossitis. This is one thing guys, glossitis आप देख सकते हो how exactly आपकी जीभ हो सकता है। आपसे पूछाएगा tell me about glossitis. So this is concerning to the disease concerning to the tongue. You will have these kind of rashes on your tongue and it is very difficult to even taste. That tasting smell also, you will have the problem in tasting. What exactly otitis? This is one type of disease in concerning to the ear, in which redness and itching will be occurred and you will have the discharge from the ear, inflammation and swelling of canal wall you can see here. How exactly? So this is called otitis. Normally एक
इस हिसाब से हो जाता है तो आपको बहुत ही अटमोस्ट केयर लेना पड़ेगा। व्हाट एग्जैक्टली सिफिलिस, मैंने बताया था अभी रिसेंटली, अभी एसटीडी होता है एक, वो क्या है, पैथोजेनेसिस एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। सो व्हाट एग्जैक्टली द मेन रीज़न फॉर दिस सिफिलिस, एज यू कैन सी ट्रिपोनिमा पैलिडियम. So this is what exactly, you can directly go through whatever has been given in the picture, you can directly have a look what exactly it has been given. So you will have whatever the problems in your penis as well as rashes in your legs and rest all, you will go through whatever has been given. Next, the typhoid is there, which is very important. This fever, this typhoid comes because of this Salmonella typhi bacterium. So due to this you will have the sweating as well as fever, you will have abdominal pain, you will get, and you will get slight diarrhea also with the constipation. Next we have amoebic dysentery. This is one thing you have to remember. It is a protozoan. We knew that Entamoeba histolytica is the one, is the protozoa which leads to amoebic dysentery. So please go through whatever has been given, they are very important. So this is the main reason of what is a protozoa, the Entamoeba histolytica, which affects the disease. We have the Alzheimer's disease. As you can see to the right side, how exactly you will have the problem in your brain. This is also referred to as simply as Alzheimer's. It's a chronic neurodegenerative disease that usually starts slowly and gradually worsens over time. It is the cause of 60 to 70% of the cases of dementia. The most common early symptoms of is difficulty in remembering recent events. This is what exactly Alzheimer's disease. So you can directly go through, guys. So what exactly we have? Encephalitis. We knew that we are aware that encephalitis is the one that is the inflammation of the brain. There are several, but the most common is viral. So this is what exactly you have to remember. So the most common disease you will find in brain, that is encephalitis, where you will find the inflammation of the brain. So here this often causes only mid-flu like signs and symptoms such as a fever or headache. Sometimes you will not have any kind of symptoms at all. So you can directly see to the right side how exactly it looks like. What exactly influenza is? This is a viral one. There is a virus, that is paramyxovirus is the one with which this influenza virus, with this virus you will have this influenza. So please go through, guys. You may be asked with the which virus you will have this influenza, that is paramyxovirus. You should know each and everything. You are going for the nursing service examination interview. We have what exactly the polyuria is. This is one thing you have to remember. Excessive urination can have causes that are not due to underlying diseases. Examples include intake or large amounts of fluid and alcohol use. इसमें क्या होता है, आपको लार्ज अमाउंट में आपको क्या होगा, एक्सेसिव यूरिनेशन होगी, आपको इनटेक ऑफ लार्ज अमाउंट्स ऑफ फ्लूइड एंड अल्कोहल की वजह से ये पॉलीयूरिया हो सकता है आपको. सो हेवी दारू नहीं पीना चाहिए और आपको डायबिटीज इंसिपिडिस की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है. ये सब चीज़ें, कुछ चीज़ें आपको याद रखने वाली चीज़ क्या है इसमें, कॉजेस ऑफ पॉलीयूरिया आप देख सकते हो राइट साइड में, ये सब हो सकता है. रेनाल फेल्योर, जैसे कि रेनाल आप जानते हैं, किडनी को ही हम रेनाल कहते हैं. इट इज़ व्हेन किडनीज डोंट वर्क एज वेल एज दे शुड. द टर्म किडनी फेल्योर covers a lot of problems. These problems can result in kidney failure. You can see how exactly you will have the problems in kidney. Next we have what exactly the reason हम लोगों के अंदर किडनी स्टोन्स हो जाते हैं, वो क्या रीज़न की वजह से स्टोन्स होते हैं. आपको याद करने वाली चीज़, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स होते हैं, आप देख सकते हैं राइट साइड में, जिनकी वजह से मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ किडनी स्टोन्स कह सकते हैं. और उनके अंदर आप हार्ड clumps of minerals and other substances that form in the kidneys. These crystals are made from oxalate, a substance found in foods like green leafy vegetables combined with calcium.
जिसकी वजह से आपको किडनी स्टोन्स होता है, आपको यूरिन डिस्चार्ज बहुत ही कम हो जाता है, धीरे धीरे से आपको दर्द होना लगेगा, आपको ब्लड भी आना शुरू हो जाएगा, फिर आपको डायलिसिस या आपको किडनी ट्रांसप्लांट भी करना पड़ेगा। अगला देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स, कितने टाइप के नर्वस सिस्टम्स हैं हम आपको डायरेक्टली बता देते हैं। इनमें 3 टाइप के नर्वस सिस्टम हैं। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जो कि कंट्रोल्स मोस्ट फंक्शंस ऑफ द बॉडी एंड माइंड, विच कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। द ब्रेन इज द सेंटर ऑफ आवर थॉट्स, द इंटरप्रेटर ऑफ आवर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड द ऑरिजिन ऑफ कंट्रोल ओवर बॉडी मूवमेंट। ये आप कह सकते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब बात आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या है? दिस इज़ वन ऑफ द 2 components that make up the nervous system of bilateral animals, with the other part being the central nervous system. The PNS consists of the nerves and ganglia outside the brain and spinal cord. So this type of peripheral nervous system, you can see how exactly they looks like. Next we have these are the few you have to remember, and you can see what exactly we have the next. Florence Nightingale. You should know what exactly the Florence Nightingale and what history of the Florence Nightingale. You should remember that. Before to that, please go through whatever has been given in the playlist. You will find everything in that. So we knew that she is also been called as the lady with the lamp. Why she has been called? I'll just go through a small story. She was born in a rich landlord's family in the year that is 1820 on 12th of May. On this day, because of this Florence Nightingale, International Nurse Day is celebrated, and she belongs to the place that is Florence, जहाँ पे आपको इटली में देखने को मिलता है। और 17 साल की उम्र में इन्होंने जिस हिसाब से गौतम बुद्ध चले गए, जैसे कि वैसे ही इनको 17 साल की उम्र में लोगों की सेवा करने के लिए शी हैज़ गॉन फ्रॉम द होम, चली गई। और इनकी कहानी ऐसा था, ये काफ़ी सर्विस करती थी लोगों की, अपनी पूरी सेवा लोगों की हेल्प करने में अपनी ज़िंदगी गुजार दिया। और इनकी जो फेमस लेडी विद द लैम्प, ये कैसे इनका नाम आया हुआ है, ये एग्ज़ाम में भी आया था। ये इसीलिए क्राइमियन वार था जिसके अंदर आप जानते हैं 1854 से लेकर 1856 के बीच में ये लड़ाई हुई थी। और ये फ्रांस, इंग्लैंड और तुर्की तीनों मिलकर रशिया के अगेंस्ट में ये लड़ाई लड़ी थी। और जहाँ पे काफ़ी लोगों की वहाँ पे इंजूर हुए थे और उनको ट्रीट करने के लिए इनको एक मैसेज आया वहाँ पे इनको ट्रीट करने के लिए। उन्होंने क्या किया, 38 नर्सेस को इन्होंने अपने साथ लेकर, ये कैथोलिक नर्सेस थी, ये कैथोलिक रिलीजियस से थी, और सबको लेकर वहाँ गई और उनको क्राइमियन वार के अंदर जो भी इंजूर हुए सोल्जर्स को इन्होंने हेल्प किया। आपको याद रखने वाली चीज़ 38 नर्सेस अलॉन्ग विथ हर। तो उसके बाद आपको याद रखने वाला क्या है, इस क्राइमियन वार में जो भी हुआ था वो उन्होंने वहाँ पे हेल्प करना स्टार्ट किया, और उस क्राइमियन वार में इनकी काफ़ी हेल्प रहा। और उसके बाद इसको ड्यूरिंग दैट टाइम रात भर जाग के लोगों की क्यूर करती थी। और कितनी ज़्यादा गिरावट, जो भी वहाँ पे पेशेंट्स थे, 42% लोग जो है इंजूर्ड थे, और वो सीधा लेके आ गई 2% लोगों को उस टाइम पे कोई भी मलेरियल प्लेग आई थी, और उन सब को भी इन्होंने काफ़ी क्यूर किया। तभी रात भर जाके वो सबके पास जाके उनकी हेल्थ कंडीशन चेक करती थी, और लोग जो है उनकी इतनी दुआ करते थे कि इनकी लाइफ भला रहे और हमारी इतनी मदद कर रही है, क्योंकि सच ए नाइस पर्सनालिटी। उनको काफ़ी अवार्ड्स में मिले हैं, क्वीन एलिजाबेथ से भी इनको रेड क्रॉस अवार्ड भी दिया गया है, इतनी अच्छी उनकी सर्विस थी। व्हाट इज़ एपिलेप्सी? आपको पता होनी चाहिए कि एपिलेप्सी क्या है। इट इज़ ए सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है इन विच ब्रेन एक्टिविटी बिकम्स अबनॉर्मल। इसमें क्या होगा, जो भी ब्रेन एक्टिविटीज़ है वो अबनॉर्मल हो जाएगा। इससे आपको सीजर्स हो सकता है, यानी फिट्स, पीरियड्स ऑफ अनयूजुअल बिहेवियर, सेंसेशन एंड समटाइम्स लॉस ऑफ अवेयरनेस। आप भूल भी सकते हैं इस एपिलेप्सी की वजह से। आप देख सकते हैं क्या क्या सिम्टम्स है राइट साइड में। अब बात आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया। नर्वस सिस्टम के अंदर तीसरा एक नर्वस सिस्टम है जो ऑटोनमस सिस्टम है। दिस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है
जो रेगुलेट करता है सर्टन बॉडी प्रोसेस सच एज ब्लड प्रेशर एंड रेट ऑफ ब्रीथिंग। दिस सिस्टम्स वर्क्स ऑटोमेटिकली, उसको कहता है ऑटोनमसली, विदाउट ए पर्सनस कॉन्शियस एफर्ट्स। डिसऑर्डर्स ऑफ ऑटोनमस नर्वस सिस्टम कैन अफेक्ट एनी बॉडी पार्ट और प्रोसेस। आप जानते हैं कोई भी आप गर्म वस्तु को आप पकड़ते हैं, क्या आप बोलते हो पीछे ले लो? नहीं ना, एक बार अगर गर्म चीज़ को पकड़ते हो सेम टाइम आप अपने आप को पीछे लेते हो। ये एक रीज़न है, आपको पता होनी चाहिए। अब बात आता है, आप बताइए क्या क्या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है रेस्पेक्टिव स्पीसीज़ में, आपके बताने के लिए बोलेंगे। टेल मी व्हाट एग्जैक्टली वी हैव द रेस्पिरेटरी सिस्टम। यू हैव टू गिव, जैसे कि हम लोग लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन लेते हैं। अब बात आता है फिश गिल से लेते हैं, ट्रैकिया जो भी ग्रासोपर्स है वो ट्रैकिया से लेते हैं। यहाँ बुक लंग्स आप देख सकते हो जिसके थ्रू, जैसे कि स्पाइडर और स्कॉर्पियन है जिसके अंदर ये आपको बुक लंग्स देखने को मिलेगा जिसके थ्रू ये ब्रीदिंग लेते हैं। अब बात आता है बुक गिल्स। आप बुक गिल्स जो है किंग क्रैब, प्रॉन, क्रेफिश, डैफनिया, इनके अंदर आपको बुक गिल्स देखने को मिलेगा। यू कैन डायरेक्टली सी हाउ एग्जैक्टली द स्पीसीज आर। अब बात आता है मैंटिल। ये मैंटिल क्या है? ये मोलस्का के अंदर आप देख सकते हो, मैंटिल एक चीज़ है जिसके अंदर आप ब्रीथिंग वगैरह, इन विच स्पीसीज यू विल फाइंड मैंटिल, वो मोलस्का। ये आप याद रखिएगा। यू शुड टेल ऑल दिस एंड वी न्यू दैट गिल्स आर द वन इन विच वी हैव द ब्रीथिंग वन गिल्स के थ्रू। और ये लॉन्ग फिश और बोनी फिशेस के अंदर आप एयर ब्लैडर देखने को मिलेगा। सो लॉन्ग फिश और बोनी फिशेस के अंदर आपको एयर ब्लैडर आपको देखने को मिलता है। और ये एयर जैक्स और लंग्स जो है किस में आपको देखने को मिलता है? ये एयर जैक्स जो है आप बर्ड्स के अंदर ये एयर सैक्स आप देखने को मिलता है जिसके थ्रू वो ब्रीदिंग आराम से ले सकती है। व्हाट एग्जैक्टली द डिसीज़ अबाउट सोरियासिस। आपको बताना है कि सोरियासिस क्या चीज़ है। इट इज़ ए स्किन डिज़ॉर्डर। आप जानते हैं देयर आर वेरियस स्किन डिज़ॉर्डर्स। एक्जिमा है, वैसे ही एक सोरियासिस है जिसमें स्किन डिज़ॉर्डर दैट कॉजेस skin cells to multiply up to 10 times faster than normal. This makes the skin build up into bumpy red patches covered with white scales. They can grow anywhere but most appear on scalp, elbow, knees and lower back. इस जगह पे आपको इस तरह का स्किन पैचेस देखने को मिलता है। इसको कहते हैं सोरियासिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। स्किन रिलेटेड पॉइंट्स क्या है? अब बताइए, आपको स्किन के बारे में अगर बताने के लिए कहते हैं, यू हैव टू बी रेडी टूवर्ड्स वॉट एवर द क्वेश्चंस। फर्स्ट, व्हाट एग्जैक्टली द स्टडी ऑफ द स्किन इज? डर्मेटोलॉजी। द डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। द बिगेस्ट ऑर्गन, अपना जो ह्यूमन बॉडी में जो ऑर्गन कह रहा है, यानी कि ग्लैंड नहीं कह रहा है, ऑर्गन कह रहा है, जिसका जो वेट है 4 किलो है, ये सबसे बड़ा ऑर्गन अपने ह्यूमन बॉडी में। अगर ग्लैंड कहते हैं तो आपको लिवर देना पड़ेगा। एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, थायराइड देना पड़ेगा। द थिन लेयर इन द ह्यूमन बॉडी क्या है? आप जानते हैं जब भी आपकी बॉडी में गर्मी पैदा हो जाता है, सबसे पहला आपका जो आईलिड है ना, वो बल्ज हो जाता है। लोगों को कहते हैं कि ये आपका आईलिड बल्ज हो गया, आपने किसी को उधार देने की प्रॉमिस किया, ऐसे करके कहते हैं। ऐसा नहीं है, ये आपकी बॉडी में गर्मी अगर जब बढ़ जाता है तो आपके आईलिड जो है, सेंसिटिव पोर्शन है, वो बल्ज हो जाता है, लाल हो जाता है। द थिकेस्ट लेयर इन द ह्यूमन बॉडी आपको कहाँ मिलेगा? स्किन के अंदर। आप जो फुट है, हील, इस जगह पे आपको आधा सेंटीमीटर आपको देखने को मिलेगा। सच ए स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिलता है। स्किन डिफेंस फ्रॉम द रेडिएशन, टेम्परेचर, क्लाइमेट, हीट, ट्रांसफ़र ऑफ हीट, इसीलिए इनको कहते हैं जॉक ऑफ ऑल ट्रेड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है सर मुझे और डीप पढ़नी है, आप प्लीज़ मेरा प्लेलिस्ट में जाइए, बायोलॉजी प्लेलिस्ट के अंदर जितने भी आपको डायग्राम दिए गए हैं, अलग अलग पार्ट्स के बारे में मैंने समझा दिया, आप देख सकते हो। यू विल फाइंड एवरीथिंग इन बायोलॉजी, अलग अलग टॉपिक वाइज आपको दिया गया है। और प्लेलिस्ट में जाइए, यू विल फाइंड एवरीथिंग इन दैट। कोई अगर असिस्टेंस अगर चाहिए, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ये मेरा मोबाइल नंबर है। अगर आपको 20,000 PDF ऑफ GK और GS चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आई विल सेंड यू बाय व्हाट्सएप फॉर ए फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू दोस्तों, बस यही कुछ चीज़ें आपको कहना था। अगर आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम है सर, आपको ये सवाल आ सकते हैं, आप अपनी सजेशंस दीजिए। जितना आप सजेशंस दोगे उतना मैं आपको अच्छी तरह से मैं एफ़र्ट डाल के करके आपको दूंगा, ये मेरा काम है।
पर आप लोगों को भी अपनी तरफ से थोड़ा सा हेल्प करना चाहिए। यहाँ नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में लोगों को कन्फ्यूजन है, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, रैंक आएगा कि नहीं आएगा। आप लोग तैयार रहो, रैंक तो बाद में देखा जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका नंबर कहाँ आएगा, ये सब चीज़ें आपको बता दिया जाएगा। रेस्पेक्टिव जो भी टाइम स्लॉट दिया जाएगा ऑनलाइन में अपलोड किया जाएगा। थैंक यू गर्ल्स, प्लीज़ प्रिपेयर वेल, वर्क हार्ड एंड बी स्मार्ट इन ऑल द एस्पेक्ट्स। लर्न द लैंग्वेज तो आपको सीखना ही है। थैंक यू, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।